आम भाषा में गठिया और डॉक्टरी लैंग्वेज में आर्थराइटिस आमतौर पर ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को 50 की उम्र के बाद होती है। बुजुर्गों के लिए गठिया या आर्थराइटिस बहुत तकलीफ दे बीमारी होती है, लेकिन अब डॉक्टरी विज्ञान इस चीज़ को झुठला रहा है, इससे आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि नहीं, आर्थराइटिस का इलाज है और आप अगर इसे सही डॉक्टर के पास सही समय पर लेके जाएं तो मरीज़ पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। आर्थराइटिस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, किस किस्म की तकलीफ़ों के स्वरूप मरीज़ को झेलने पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हम एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी की प्रोफेसर और हेड डॉक्टर उमा कुमार से बात करने के लिए आए हैं। डॉक्टर उमा कुमार, हम स्वागत करते हैं अपना रेडियो में आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को यही बताएं कि आर्थराइटिस दरअसल है क्या। इंग्लिश में हम इसे आर्थराइटिस कह देते हैं और अगर आम भाषा की बात करें तो इसे गठिया कहते हैं। और ये एक लक्षण मात्र होता है बहुत सारी बीमारियों का। जैसे कि किसी को बुखार होता है तो उसका कारण ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है। ऐसे ही अगर गठिया किसी को है तो 200 से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं और इसका पता चलता है मरीज में जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का है और उसके साथ और क्या क्या लक्षण मौजूद हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इसकी शुरुआत उंगलियों के जोड़ों से होती है, लेकिन फिर घुटनों और टखनों तक इसकी तकलीफ जाती है। क्या सचमुच आर्थराइटिस की जो लक्षणों की यात्रा है वो इसी तरह से शरीर में रहती है? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आर्थराइटिस हो सकती है, उनमें जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट अलग तरीके की होती है। हमारे मेडिसिन में एक कहावत है कि रूमेटोलॉजी में जो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी डायग्नोसिस एक बहुत अच्छे डिटेल्ड हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन करके पेशेंट की मिल जाती है। जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो ओनली 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा जॉइंट पहले इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर पैर का है तो उसमें कौन सा जॉइंट पहले इन्वॉल्व हुआ, हाथों के जॉइंट अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सिमेट्रिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं नहीं, इसका मतलब कि दोनों तरफ छोटे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हाथों का हो रहा है नहीं, या सिर्फ एक बड़ा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, या शोल्डर पहले इन्वॉल्व हो रहा है, वो एक क्लू देता है टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर, जिसमें आर्थराइटिस एक लक्षण हो सकता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो जोड़ों का दर्द है वो सारे गठिया नहीं होते। गठिया तभी समझेंगे जबकि मरीज में जोड़ में सूजन आ रही है, उसमें दर्द हो रहा है, जोड़ लाल हो गया है, कामकाज करने में परेशानी आ रही है। पर्टिकुलरली अगर जो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कपड़े निचोड़ने में तकलीफ आ सकती है, आटा गूंथने में गृहिणियों को परेशानी हो सकती है, राइट। और जब सो के उठते हैं या बहुत देर तक कोई काम ना कर रहे हो तो जकड़न की समस्या रहती है, और वो जकड़न 30 मिनट से ज़्यादा अगर लास्ट रहे मरीज में, उसके साथ साथ जोड़ों में सूजन हो, तो शर्तिया मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी तकलीफ से निजात पाने के लिए और डायग्नोसिस के लिए। आमतौर पर डॉक्टर उमा कुमार इसको अधेड़ उम्र की या अधेड़ उम्र के बाद की बीमारी माना जाता है। 60-65 साल की उम्र के बुजुर्ग, चाहे वो महिला हों या पुरुष, आमतौर पर गठिया के शिकार हम देखते हैं। लेकिन आज जब हमने आपके वार्ड में एक 17 साल के बच्चे को भी आर्थराइटिस के मरीज के तौर पर देखा तो ऐसा लगा कि आर्थराइटिस का उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो जाती है, जो कि मैं अक्सर कहती हूँ कि एक नवजात शिशु से लेकर 100 साल के आदमी में भी हो सकती है। लेकिन डिफरेंट जो एजेस होते हैं, हर उम्र में अलग अलग प्रकार की गठिया ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। जैसे हम बात करें कि 40 के बाद जो गठिया हो रही है वो कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो कि एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है। हम उसको कैटेगराइज करते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में, जो कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखने से काफ़ी हद तक उससे बच सकते हैं।
और जो सीरियस प्रकार का गठिया होता है 40 साल से कम की उम्र में जो होता है वो ज़्यादातर सीरियस वाला गठिया होता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसमें होती है जी। और उसका ट्रीटमेंट दवाओं से संभव है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की कैटेगरी में आती है। बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में ज़्यादा होती है। जो अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो 9:1 का रेशियो होता है, 9 फीमेल्स और 1 मेल। ये इसकी जो एज ग्रुप है वो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में 10 इयर्स प्लस माइनस 10 इयर्स यंगर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में बोलते हैं कि 40 और 50s में कॉमन होती है, हमारे यहाँ हम 30s में या लेट 20s में देखते हैं इसको। और इसमें हाथ के छोटे जोड़ जो होते हैं उनमें वो सारे लक्षण हो जाते हैं जो कि मैंने जब बताया कि गठिया कब मिलता है मरीजों में। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं होती, इसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे लंग इन्वॉल्व हो जाता है तो फाइब्रोसिस हो जाती है लंग्स में, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कह देते हैं। उसमें स्किन में गांठें आ सकती हैं जो नोड्यूल्स बन जाते हैं, नसों में सूजन हो सकती है जिससे वैस्कुलाइटिस हो जाती है, आंखों में लाल हो सकता है जैसे स्क्लेराइटिस हो जाती है, और बाद में रोशनी भी जा सकती है आंखों की। और उसके बाद अगर देखें तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 इयर्स कम कर देती है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी ने 60 इयर्स जीना है तो वो हो सकता है 50 साल तक ही जीवित रहे। दूसरा, जो स्ट्रोक होने का खतरा है, हम लकवे की बात करें और हार्ट डिजीज़ेस की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, इन सब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और वो 2 गुने से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से यही मतलब नहीं हुआ कि वो सिर्फ जोड़ों तक सीमित रहेगी। आपने कुछ लक्षणों का जिक्र किया, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे आम श्रोताओं के लिए आप आर्थराइटिस के गठिया के जो आम तौर पर दिखने वाले सिम्टम्स हैं उसका जिक्र करें, ताकि कोई भी श्रोता उनको सुनकर सजग हो सके, सतर्क हो सके कि ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। आर्थराइटिस, जैसे मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ लक्षण मात्र की बात करें तो जोड़ों में वो सारी परेशानियां कि जोड़ों में दर्द हुआ, जोड़ों में सूजन आई, जोड़ लाल हो जाते हैं, जकड़न रहती है 30 मिनट तक ज़्यादा तक मरीज में सुबह उठने के बाद, और इसके अलावा बहुत दिनों तक बुखार बना हुआ है और आंखों का पानी सूखने लगा है, कहते हैं आंसू सूखने लगते हैं, सूखापन आ जाता है आंखों में, मुंह में सूखापन आ जाता है क्योंकि लार बननी बंद हो जाती है, चमड़ी पे चकत्ते का आने लगना, धूप में निकलने के साथ साथ वी कॉल इट फोटोसेंसिटिविटी या फोटोडर्मेटाइटिस, धूप में जाने पे चेहरे पे बहुत रैशेज हो जाना, उनमें इचिंग होने लगना, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, अनएक्सप्लेन्ड रीनल फेलियर कि जब टेस्ट कराया पता चला किडनी फेल हो गए हैं, या प्रीमेच्योर कार्डियक प्रॉब्लम हो गई। हार्ट अटैक आप यूजुअली सोचते हो कि वो बहुत बड़ी उम्र में होगा, लेकिन छोटे उम्र के लोगों में वो परेशानी हो सकती है। अर्ली उम्र में लकवे की शिकायत हो सकती है, स्ट्रोक इन यंग बोल देते हैं, वो भी एक वजह बन जाती है कि गठिया के लिए देखें कहीं उसकी और लक्षण तो शरीर में नहीं है। महिलाओं में रिकरेंट अबॉर्शंस अगर होने लगे तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन होता है एक पर्टिकुलर टाइप के, स्पेसिफिक टाइप के गठिया का। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक तो जोड़ों में तकलीफ है, उसके अलावा और किस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है और क्या लक्षण है, डिपेंडिंग ऑन दैट पेशेंट को एक लेबल दिया जाता है, एक डायग्नोसिस दी जाती है। एक गठिया होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसे बोलते हैं, और आम भाषा में लोग स्पॉन्डिलाइटिस तो सुना ही होगा, बात करते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जहाँ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो उसका मतलब है कि कमर में दर्द होने लगा, गर्दन घुमाने में दर्द होने लगा। लेकिन ऐसे ही कुछ लक्षण एक बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी होते हैं जो यंग एज में होती है, लाइक 20s में हो सकती है। और जैसे आप बात कर रहे थे उस बच्चे की, उसको भी कमर की प्रॉब्लम थी, कमर में दर्द होना, और जब सुबह सो के उठते हैं तो उठा नहीं जाता, बहुत स्टिफनेस रहती है। जैसे ही मरीज चलना फिरना शुरू करता है तो उसकी जकड़न में, उसके दर्द में आराम मिलता है। तो एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे जकड़न जो है वो बेहतर हो रही है, मरीज के लक्षण एक्टिविटी के साथ बेहतर हो रहे हैं,
तो इसका मतलब कि उसको सीरियस प्रकार की आर्थराइटिस हो सकती है। और अगर जो जैसे बात की थी ऑस्टियो आर्थराइटिस की, उसमें क्या होता है कि जकड़न होती है लेकिन वो बहुत थोड़ी देर की होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर 30 मिनट से ज़्यादा तक परसिस्ट करे और एक्टिविटी के साथ वो कम होती जाए तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है आर्थराइटिस का। देखा ये गया है डॉक्टर उमा कुमार के जब इस तरह के लक्षण किसी मरीज में दिखाई देते हैं तो आम तौर पर उन्हें राय दी जाती है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और हड्डियों के डॉक्टर को दिखाइए। आपके विचार में वो सही डॉक्टर कौन सा है जिसके पास आर्थराइटिस के ऐसे मरीज को जाना चाहिए? देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे इंडिया में जो अवेयरनेस है इन बीमारियों के बारे में और इन बीमारियों को होने पे किसके पास जाएं उसके बारे में बहुत ही कम है, और अब थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है। ये जितनी बीमारियां हैं आर्थराइटिस की, वो मेडिकल इलनेसेस हैं, जिसे बोलते हैं कि दवाओं से ठीक होने वाली बीमारियां। इसलिए जब भी कभी ऐसी परेशानी हो तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं गठिया के। अगर रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत कम है उनकी संख्या अभी, तो फिजिशियन के पास जाएं जो कि मेडिकल डॉक्टर होते हैं। जो सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, ऑर्थोपेडिशियन जो बोल देते हैं, हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ। दे आर ट्रेन्ड इन सर्जरी, है ना, कि आपने गठिया से अपना जोड़ बहुत खराब कर लिया, तब तो आपको बेशक जरूरत पड़ने वाली है सर्जन की, लेकिन आप वो नौबत ना आने दें। जैसे ही गठिया की कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप या तो फिजिशियन के पास जाएं और बेहतर होगा कि रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आमतौर पर इस तरह के डॉक्टर्स मरीज की हालत को देखते हुए या तो उनको दर्द निवारक दवाइयाँ देते हैं और अगर तकलीफ ज़्यादा है तो स्टेरॉइड्स का एक रिजीम दे देते हैं। आपको लगता है कि पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स देना उचित रहता है या कि इसका कोई पक्का इलाज, स्थायी इलाज है? गठिया की बीमारी का स्थायी इलाज संभव है। जो मैंने कहा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो सीरियस प्रकार के गठिया होते हैं। जो दूसरे प्रकार का गठिया है जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जिसमें जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेंट कम होने लगता है, वो उम्र का गठिया होता है। तो उसमें क्या है, जैसे हमारी स्किन एज करती है, हमारा सारा सिस्टम एज करता है, वैसे वैसे हमारे जॉइंट्स में भी चेंजेस आते हैं। तो जो उसमें थोड़े प्रिकॉशन लेके हम उसको डिले कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, बहुत सीरियस प्रकार का गठिया होता है, जो मैंने कहा लाइफ कम हो जाती है और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, वो दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो सकता है। जहाँ तक बात है पेन किलर्स की, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं वो उसी तरह से हैं कि किसी को बुखार हुआ और उसको पैरासीटामोल की टैबलेट दे दी, एंटीपायरेटिक, बुखार कम हो गया, जैसे ही दवा का असर कम हुआ और बुखार फिर आ गया। ऐसे ही जो पेन किलर्स होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो प्लेन किलर्स होते हैं। प्लेन किलर्स मारते हैं आदमी को, ना कि उसकी बीमारी को कम करते हैं। तो दर्द की दवाइयाँ खा के काम नहीं चलाते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि स्टेरॉइड्स दे देते हैं, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम ठीक से यूज़ करें, जुडिशियसली यूज़ करें, तो वो मरीज को मदद करेगी, और अगर राइट डोज में, राइट कंडीशन में नहीं दी गई है तो वो उसको हार्म करेगी। तो स्टेरॉइड्स जो है वो गठिया के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं, और जहाँ पे उनका फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो, उन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अभी आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट का जिक्र किया, आपके विचार में रिप्लेसमेंट की स्थिति कब आती है? और रिप्लेसमेंट की सुविधाओं को देखते हुए, चूँकि ये बहुत महंगा इलाज है, ऐसे में मरीज के लिए कोई कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता आप सुझा सकती हैं? देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता सबसे अच्छा तो ये है कि खुद का भी ध्यान रखें और अपने बच्चों को बचपन से ही आदत डालें जॉइंट्स को प्रॉपरली यूज़ करने की, मिसयूज़ ना करने की। कुछ प्रिकॉशंस लेके काफ़ी हद तक कुछ तकलीफ़ों से बचा जा सकता है, और अगर गठिया हो जाए तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेके
जॉइंट डैमेज को हम बचा सकते हैं। और अगर जॉइंट डैमेज हो ही जाता है, बिल्कुल ही स्पेस कम हो गया है जॉइंट के बीच में, और उसकी वजह से मरीज बहुत तकलीफ में, दर्द में रहता है, उसका चलना फिरना दूभर हो रहा है, तो रिप्लेसमेंट बनता है। रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही नकार दें कि नहीं ज़रूरत है, लेकिन जैसे दवाएं एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ज़रूरत होती है, वैसे ही रिप्लेसमेंट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन में ज़रूरी होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आजकल बहुत रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, तो ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि कभी कभी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती और मरीज को रिप्लेसमेंट कराने को बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल रहती है, वो हमारा जो अपना जोड़ है वो अपना जोड़ है, और रिप्लेस करते हैं तो जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं उसकी अपनी रिलेटेड परेशानियाँ होती हैं। तो अगर तकलीफ है और लगता है कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कोई इंडिविजुअल सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सेकंड ओपिनियन हमेशा ले सकता है, और आई थिंक लेने में कोई हर्ज भी नहीं है आजकल की प्रैक्टिस को देखते हुए। जिस तरह से रिप्लेसमेंट बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो क्या आर्थराइटिस का इलाज और उसकी दवाएं भी काफ़ी कॉस्टली हैं, बहुत खर्चा आता है उसके ऊपर, या कि कम खर्चे में भी मरीज इसका इलाज करवा सकता है? जो गठिया की दवाइयाँ उपलब्ध हैं उसमें जो फर्स्ट लेवल की मेडिसिन हैं वो अफोर्डेबिलिटी है। अगर देखें, बहुत महंगी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इलाज क्योंकि लाइफ लॉन्ग चलता है और लगातार वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो पॉकेट पे बर्डन तो पड़ता है। जो सेकेंड लेवल की मेडिसिन हैं जो कि देते हैं हम रिफ्रैक्टरी आर्थराइटिस में, जहाँ पे फर्स्ट लेवल की ड्रग्स काम नहीं कर रही हैं, वो एक्सपेंसिव ऑप्शन है। वो कॉस्ट समवेयर अराउंड 1 लाख से लेके 5 लाख तक का है पर ईयर का ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा इंजेक्शन यूज़ किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पेशेंट में। जो बेनिफिशरीज हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जब खरीदनी पड़ती है किसी को महंगी दवा, तो ऑब्वियसली मुश्किल आती है उनको वो दवाएं लेने में। गठिया, आप जैसे डॉक्टरों की राय में, क्या एक ख़ानदानी बीमारी है जिसको हम हेरिडिटरी डिजीज़ बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, गठिया को कभी हेरिडिटरी बीमारी नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पे उन लोगों के लिए स्पेसिफिक मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, सम गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड और बॉयज़ हु आर गेटिंग मैरिड, तो ये इशू बनता है कि वो पास ऑन हो जाएगी आर्थराइटिस की बीमारी बच्चे में पर। हाँ जी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और गठिया की जो बीमारी है वो किसी भी इंसान को कभी भी लाइफ टाइम में हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक को एक पर्टिकुलर उम्र में नहीं हुई तो वो सोचे नहीं जिसको हो गई वो तो बिल्कुल बेकार है, क्या पता जो कह रहा है ऐसा उसको हो जाए। तो इसलिए लोगों को सिंपैथेटिक रहने की ज़रूरत है जो गठिया के मरीज हैं, क्योंकि ये जो है हेरिडिटरी नहीं है और किसी को किसी भी टाइम पॉइंट पे हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रीडिस्पोज करते हैं इंसान को एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक फैक्टर्स मौजूद हैं और एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट उसे मिल जाए। जैसे कि हम कहते हैं स्मोकिंग है वो रिस्क फैक्टर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, और वो पर्सन कोई स्मोक करना शुरू कर दे बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हों, तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगी। लेकिन अगर जेनेटिक फैक्टर है, थोड़ी मात्रा में है, जो ट्रांसफ़र हुआ है उसे जीन्स अपने पेरेंट्स से, लेकिन कोई ऐसा एडिक्शन या कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स उसे लाइफ टाइम नहीं मिलते, तो उसको आर्थराइटिस नहीं होगी। अभी आपने यंगर जनरेशन में भी आर्थराइटिस के सिम्टम्स होने की बात कही। यंगर जनरेशन लगातार देखने में आ रहा है कि आर्थराइटिस की शिकार पहले से कहीं तेज़ रफ्तार से हो रही है। इसका कोई ख़ास कारण देखते हैं आप? अगर हम बात करें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की, जो कि खतरनाक प्रकार का गठिया होता है, तो उसमें फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल भी रोल प्ले करता है। मैंने जैसे कहा कि कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, और अगर वो ट्रिगर मिल जाए तो गठिया होने की संभावना को बढ़ा देता है। जैसे कि आजकल आपने देखा युवा वर्ग में स्मोकिंग काफ़ी प्रचलन है, और दूसरा जो वातावरण है हमारा, जो एयर पोल्यूशन की बात आए दिन हम सुनते हैं, तो लोग ये जानते हैं एयर पोल्यूशन से सांस की बीमारी होती है, एयर पोल्यूशन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और भी बीमारियों का जिक्र होता है। लेकिन
कहीं भी शायद आपने ये पढ़ा हो कि इससे आर्थराइटिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है, लेकिन जो डेटा जनरेट हो रहा है, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये चीज़ भी है कि वो भी एक ट्रिगर है आर्थराइटिस होने का। दूसरा, रिकरेंट इन्फेक्शंस, उसमें एक चिकनगुनिया जो है, उसमें जो 40% पेशेंट्स हैं वो हो सकता है प्रोग्रेस कर जाए क्रॉनिक आर्थराइटिस में। बहुत सारे रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो ट्रिगर हो सकता है। तो जो हमारा आसपास का वातावरण है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण साबित हो रहा है आर्थराइटिस को इंक्रीज करने में। वी कॉल इट ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और ऑटो इम्यून आर्थराइटिस हो जाती है लोगों में, जिसकी संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। और कहते हैं कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें ज़्यादा हो रही है ये प्रॉब्लम। एंड दूसरे प्रकार की जो आर्थराइटिस है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, डीजेनरेटिव, उसकी संख्या भी बढ़ रही है। और वो पहले कहते थे 40-50 साल की उम्र के बाद होगी, लेकिन अब वो देखा जा रहा है कि यंगर जनरेशन में भी शुरुआत हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे फूड हैबिट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा एक बड़ी वजह है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का जल्दी। और दूसरा ये है कि जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो रहे हैं, वो फर्दर कंपाउंड कर देता है प्रॉब्लम। और कुछ ऐसा देखा होगा कि जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं करना, मतलब कि उल्टे सीधे पोस्चर में पढ़ाई करना, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा देर तक काम करते रहना इन रॉन्ग पोस्चर, तो ये सब चीज़ें उनको कंपाउंड कर रही है, प्रॉब्लम को बढ़ा रही है आर्थराइटिस के यंगर जनरेशन में। आखिर में मैं आपको उसी शब्द की तरफ ले चलता हूं जो आपने शुरू में भी इस्तेमाल किया, प्रिवेंशन। और बड़ी पुरानी कहावत भी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम परहेज़ रखें तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या आप हमारे श्रोताओं को मशवरा देना चाहेंगी, कैसा प्रिकॉशन वो इस्तेमाल करें कि ये नौबत ही ना आए कि आर्थराइटिस उनको छू सके? देखिए, मैंने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया। एक कहा, हमारा वातावरण का असर पड़ता है आर्थराइटिस होने में। अपने वातावरण को साफ रखें, उससे मतलब है कि जो रिकरेंट डायरिया होता है, रिकरेंट वायरल फीवर्स होते हैं, और बाकी और तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो उनको प्रिवेंट करें। एक तो ये वजह हो गई। और काफ़ी ज़ोरों शोरों पे मैं कहूँगी ये स्वच्छ भारत अभियान जैसे शुरुआत हुई, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर ऐसा हो जाता है, सक्सेस हो जाते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ नंबर्स में कमी आएगी आर्थराइटिस के। दूसरी चीज़, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपना वजन बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, किसी तरह का एडिक्शन ना लाएं, जैसे स्मोकिंग मैंने कोट किया, तो अवॉइड करें इन चीज़ों को कम्प्लीटली। तीसरी चीज़ कहूँगी, अपने जोड़ों को यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, उनका प्रॉपर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो ख़राब हो जाते हैं तब हमने उसकी वैल्यू समझी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी एक डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशियस डाइट लें। न्यूट्रिशियस मतलब आप प्रॉपर प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, उसमें थोड़े फल ले सकते हैं, राइट। तो प्रॉपर हेल्दी डाइट रखें अपनी, तो काफ़ी हद तक जोड़ों की परेशानियों से बच सकते हैं। और थोड़ा सा एक्सरसाइज का रूटीन डाल लें तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। सही डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इसीलिए एम्स ने देश भर में पहल करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट के तौर पर बनाया है, जिसकी इस वक्त आप प्रोफेसर भी हैं और हेड भी हैं, ताकि वो पेशेंट जो है वो सही डॉक्टर के पास जाए और सही सिम्टम्स उसको बता के सही इलाज ले सके। देखिए, हाँ, ये सच है कि इंडिया में रूमेटोलॉजिस्ट की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी को साथ आना होगा, जिससे कि हम रिसोर्स बिल्डिंग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन डॉक्टर्स इस एरिया में आ सकें। तो उसकी 2 चीज़ें होती है कि एक तो सुपर स्पेशलाइज्ड डीएम कोर्स रूमेटोलॉजी में शुरू होता है, जो हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले साल में शुरू करेंगे अपने यहाँ एम्स में। दूसरी चीज़ है कि जो एम्स ट्रेनिंग भी देता रहता है बाहर के जो फिजिशियंस हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि वो जब ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो वो पेशेंट वहाँ भी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़े तो हमारी सलाह ले सकते हैं। और इस श्रृंखला में इवन विदेशों से भी डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए आए हैं हमारे रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में, रूमेटोलॉजी ट्रेनिंग के लिए। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि
पब्लिक को भी अवेयर करना ज़रूरी है और डॉक्टर्स को ही आगे आना होगा उसके लिए भी। और ये जो हमारी कोशिश है रेडियो पे प्रोग्राम या फिर टेलीविज़न पे आर्थराइटिस के बारे में बोलना, क्योंकि जो हमारी जनता है जो इन प्रोग्राम्स को सुनती है, और क्योंकि कभी कभी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो भी उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो आज जब हम खड़े होकर ये बोलें कि इसका बीमारी का इलाज संभव है और इन जगहों पर इसकी सहूलियत अवेलेबल है, तो इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होता है। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर उमा कुमार अपना रेडियो से बातचीत में अपना रेडियो के श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए